आज की इस समीक्षा में हम ना सिंह राशि के जीवन के उतार चढ़ाव और उनके गुणों पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत शोध का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। और सीधे पहले मुख्य बिंदु पर आते हैं। प्रस्तुत की गई सामग्री में सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बीच का मनोवैज्ञानिक तालमेल स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आता। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया। मतलब सामग्री में सिंह राशि के जातकों की ताकतों और कमजोरियों को बहुत विस्तार से दिखाया तो गया है, पर यह पूरी तरह से अलग-अलग सूचियों में बटा हुआ है। बिल्कुल। एक तरफ आपने नेतृत्व, उदारता और आत्मविश्वास जैसी खूबियां लिख दी हैं, और दूसरी तरफ अहंकार, जिद्दीपन और दिखावे जैसी कमजोरियों को एक बिल्कुल ही अलग अनुभाग में डाल दिया है। तो इससे होता ये है कि पाठक ये समझ ही नहीं पाता कि जीवन के कठिन दौर में कैसे एक ही गुण कमजोरी में बदल जाता है। सही कहा आपने। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस हिस्से की। ये शोध को गहराई देने के बजाय बस एक लंबी सूची या चेकलिस्ट बना देता है, जबकि एडवांस लेवल के पाठकों के लिए इसे एक गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता है। एकदम। कोई भी व्यक्ति ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि जीवन के इन प्रोज और कॉन्स को एक दूसरे के विपरीत दिखाने के बजाय उन्हें कारण और प्रभाव की एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करें। मतलब आप कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, लेखक को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे सिंह राशि के जातकों की सबसे बड़ी ताकत ही भारी दबाव या असफलता के समय उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। क्या हम इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं जो लेखक अपने शोध में इस्तेमाल कर सके? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, लेख में जहां अहंकार को कमजोरी बताया गया है ना, उसे सीधे उनके नेतृत्व की ताकत से जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, तो मतलब अहंकार कोई अलग से आई हुई बुरी आदत नहीं है। एकदम सही। उदाहरण के लिए लेखक ये समझा सकता है कि जब सिंह राशि के जातक के स्वाभाविक नेतृत्व को किसी बड़ी चुनौती या सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ता है, तो उनका आत्मसम्मान आत्मरक्षा के लिए अहंकार का रूप ले लेता है। वाओ, ये उनके घायल गर्व का एक रक्षा कवच बन जाता है। हाँ, जब आप इसे इस तरह से लिखते हैं तो पाठक उस जातक के संघर्ष को महसूस कर पाता है। और मुझे लगता है कि ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाला सिद्धांत है, इसे हम स्वास्थ्य वाले अनुभाग में भी बहुत अच्छे से लागू कर सकते हैं। बिल्कुल। वहां कालपुरुष कुंडली में सिंह राशि को हृदय और रीढ़ की हड्डी से जोड़ा गया है। हाँ, तो लेखक को इसे सिर्फ एक मेडिकल तथ्य की तरह नहीं छोड़ना चाहिए। सही कहा। स्वास्थ्य अनुभाग में यह स्पष्ट करें कि जब सिंह राशि वालों के जीवन में डाउन्स आते हैं, जैसे करियर में कोई बड़ी असफलता या सम्मान में कमी, तो ये भावनात्मक आघात सीधे उनके हृदय और रक्तचाप को कैसे प्रभावित करता है। मतलब हमें उनके शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे उनके जीवन के उतार चढ़ाव और भावनाओं से जोड़ना है। एग्जैक्टली। पाठक को ये महसूस कराइए कि जब एक सिंह राशि वाले का अधिकार छिनता है तो उसका सीधा असर उनकी रीढ़ की हड्डी के झुकने पर होता है। ये सिर्फ ज्योतिष नहीं है, ये एक इंसान की आत्मा का विश्लेषण है। बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव से जुड़े इस शोध का वर्गीकरण बेहद समृद्ध है, परंतु जानकारी का प्रवाह जातक के जीवन चक्र को एक स्पष्ट कथा के रूप में बांधने में चूक जाता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये इस सामग्री की सबसे बड़ी संरचनात्मक कमजोरी है। हाँ, क्योंकि वर्तमान में सामग्री अलग-अलग विषयों के बीच बहुत तेजी से छलांग लगाती है। बिल्कुल। पहले कुछ सामान्य लक्षण बताए गए हैं, फिर अचानक से मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी जैसे नक्षत्रों का विवरण शुरू हो जाता है। और फिर विभिन्न भावों में सूर्य की स्थिति पर चर्चा होती है और अचानक बात करियर पर आ जाती है। तो इस बिखराव के कारण न पाठक को किसी व्यक्ति के जीवन की वास्तविक यात्रा का कोई स्पष्ट चित्र नहीं मिल पाता, जो कि इस शोध का मुख्य विषय ही है, जीवन के उतार चढ़ाव। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जानकारी बहुत है, लेकिन वो आपस में गुंथी हुई नहीं है। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव ये है कि पूरी शोध सामग्री को जातक के जीवन के कालक्रम या फिर परिपक्वता के चरणों के आधार पर पुनर्गठित करें। परिपक्वता के चरण यानी मैच्योरिटी स्टेजेस। हाँ, बजाय इसके कि हम नक्षत्रों या भावों को अलग अलग अध्यायों में रखें, हम उन्हें व्यक्ति के जीवन के विकास के साथ जोड़ें।
इससे रिसर्च का उद्देश्य पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। और पाठक ये देख पाएगा कि ज्योतिषीय प्रभाव समय के साथ एक इंसान को कैसे बदलते हैं। इसके लिए हम स्रोत सामग्री में दिए गए एक बहुत ही दिलचस्प डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा डेटा? उसमें जिक्र है ना कि सूर्य की परिपक्वता 22 वर्ष की आयु में होती है और भाग्य का उदय 30 वर्ष के बाद होता है। अरे हाँ, बिल्कुल। ये डेटा तो इस नई संरचना के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव बन सकता है। तो हम इस कालक्रम को ठोस रूप में कैसे ढालेंगे? इसके लिए संरचना को इस प्रकार ढालें कि पहले चरण में युवावस्था का संघर्ष दिखाया जाए। 22 साल की उम्र तक जब तालियों की गूंज और ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता बहुत हावी होती है। हाँ, और यहीं पर हम मघा नक्षत्र की ऊर्जा का जिक्र कर सकते हैं, जहाँ जातक को खुद को साबित करने की जल्दी होती है। बिल्कुल। और इसी उम्र में जब जीवन के डाउन्स आते हैं तो उनका रिस्पॉन्स बहुत आक्रामक होता है, क्योंकि अहंकार कच्चा होता है। और फिर जब 30 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय की बात आती है तो हम दूसरे चरण में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि परिपक्वता का चरण है, जहां अहंकार एक धर्म केंद्रित नेतृत्व में बदल जाता है। और यहाँ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव को जोड़ा जा सकता है। सही। इस उम्र में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो जातक उसे समाज की जिम्मेदारी के नजरिए से हैंडल करता है। ये कथा प्रवाह जानकारी को बहुत ही स्वाभाविक बना देगा। नक्षत्र और ग्रह अब सिर्फ थ्योरी नहीं रहेंगे, बल्कि जातक के विकास का हिस्सा बन जाएंगे। बिल्कुल, ये एक जीवन की कहानी की तरह बहेगा। चलिए अब आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलित करने के लिए दिए गए उपाय काफी पारंपरिक हैं, जिन्हें आधुनिक मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के साथ गहराई से जोड़कर अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकता है। ये मेरे हिसाब से इस शोध को एक नए स्तर पर ले जाने का सबसे बड़ा मौका है। हाँ, क्योंकि अभी उपाय वाले हिस्से में सूर्य नमस्कार करना, माणिक्य पहनना या दान देना जैसी बहुत ही पारंपरिक ज्योतिषीय सलाह दी गई है, जो कि इस सामग्री की एक बड़ी कमजोरी है। उन्नत पाठक के लिए ये जानकारी बहुत सामान्य है, वो ये सब पहले से जानता है। और सबसे बड़ी बात ये, जातक के जीवन के नकारात्मक पहलुओं को ठीक करने का कोई ताज़ा दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता। तो फिर हम इन उपायों को हटा तो नहीं सकते ना? नहीं, हमें हटाना नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि इन पारंपरिक उपायों को सीधे व्यक्ति के मनोविज्ञान और उनके पेशेवर और निजी जीवन की व्यावहारिक चुनौतियों से जोड़ें। मतलब उन्हें सिर्फ धार्मिक कृत्य की तरह पेश ना करें। बिल्कुल नहीं। उपायों को ईगो मैनेजमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट के एक टूल के रूप में पेश करें। ये बहुत ही दिलचस्प सुझाव है। इसका कोई ठोस उदाहरण दे ताकि लेखक इसे आसानी से अपनी सामग्री में शामिल कर सके। देखिए, सूर्य नमस्कार या दान को सिर्फ एक उपाय बताने के बजाय इसे ईगो चेक प्रैक्टिसेस से जोड़ें। ईगो चेक प्रैक्टिसेस कैसे? उदाहरण के लिए लेखक ये समझाए कि चूंकि सिंह राशि के जातक हमेशा स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं, इसलिए गुमनाम दान करना उनके अहंकार को कम करने का सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। वाओ! जब आप गुमनाम दान करते हैं तो कोई ताली नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता। हाँ, और यही तो सिंह राशि वाले के उस हिस्से को शांत करता है जो हमेशा वैलिडेशन ढूंढता है। यह उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़े रखता है। ये बहुत ही डीप है। ये पाठक को समझाता है कि उपाय काम क्यों करता है। और इसी तरह हम सामग्री में बताए गए धन योगों को भी जोड़ सकते हैं, जैसे बुधादित्य योग का जिक्र किया गया था। बिल्कुल। इसे इस बात से जोड़ें कि कैसे वित्तीय सफलता या अप्स के समय बिना किसी को बताए की गई सेवा भविष्य के बुरे दौर में उनकी रक्षा करती है। मतलब जब आप सफलता के शिखर पर हों, तब समाज के लिए किया गया काम आपके डाउन्स में आपकी प्रतिष्ठा और हृदय स्वास्थ्य दोनों को बचाता है। एग्जैक्टली। ये सिखाता है कि उपाय घबराहट में नहीं किए जाते, बल्कि सफलता के समय अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। ये सच में उपायों को एक बहुत ही आधुनिक और व्यवहारिक रूप दे देता है। बिल्कुल। और यही इस शोध को बाकी सभी लेखों से अलग और असाधारण बनाएगा। और आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं यही कहूंगी कि इस शोध सामग्री में अपार गहराई है। इसमें कोई शक नहीं है। सामग्री बहुत ही उच्च स्तर की है। बस इसे और अधिक धारदार बनाने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को सूचियों में रखने के बजाय उनके मनोवैज्ञानिक संबंध को उभारें। जानकारी को जीवन के परिपक्वता चरणों के अनुसार एक स्पष्ट कथा प्रवाह में ढालें।
और पारंपरिक उपायों को आधुनिक मनोवैज्ञानिक संदर्भों के साथ जोड़कर ईगो मैनेजमेंट के रूप में पेश करें। इन बदलावों के साथ ये सामग्री वास्तव में असाधारण हो जाएगी। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप इन सुझावों पर काम करने के बाद अपनी सामग्री हमें फिर से भेजें ताकि हम आगे भी इस पर चर्चा कर सकें। हमें इसका इंतजार रहेगा।